ज़रा ये वीडियो देखिएगा। इंग्लिश में है, मैं सहूलत की खातिर तर्जमा कर दूंगा। In all totality, it is so the perfection in the universe. We cannot. There has to be. It's okay. How should I put it? We're living in denial if we cannot accept that there has to be a creator. There has to be a creator. It's too perfect. सवाल आपने सुन लिया, इसका जवाब भी सुन लीजिए। You said the world is perfect. I see it as very imperfect. I mean, what kind of a world is this in which you see the slaughter in Gaza day in, day out, and you see, well, that's the human side. It is extremely imperfect over there. I am sorry, I don't see perfection at all. I see kids born with birth defects, polio. Was it their fault? What perfection is this that you create a child who is crippled from birth? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। ये हमारी बहन, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा जो कि साइंस और इंटेलेक्चुअल जहां में पूछा जाना चाहिए, ऐसे ही सवाल पूछे जाने चाहिए। और सवाल बेस बुनियादी तौर पे ये है कि हमारा जो कायनात है, हमारी कायनात इतनी ज़्यादा परफेक्ट है कि इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग नज़र आती है। तो ये कहने में क्या आ रहा है कि कोई ना कोई इसका क्रिएटर है। अब इसका जो एक जवाब है वो बड़ा सिंपल होना चाहिए था कि आइदर मुझे नहीं पता, या ये कि या क्रिएटर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे परवेज़ हूद भोई साहब ने कायनात के स्केल से चीज़ों को रिड्यूस करके इस दुनिया में लेके आए कि यहाँ पे चूंकि जंगें होती हैं या कुछ बच्चे हैं वो बीमार पैदा होते हैं, देयरफॉर मैं नहीं कहता ये जहाँ परफेक्ट है। और बाद में, टू बी फेयर विद हिम, इस वीडियो का अगला हिस्सा चूंकि उसमें हमने वो जो लेंथ है वो उसकी कम रखनी थी, आगे जाके उन्होंने कहा कि हाँ नहीं, मेरा उससे कोई मसला नहीं है, या आई एग्री विद यू, समथिंग अमंग दोज लाइंस। लेकिन बात यह है कि सवाल आपसे कायनात के स्केल पे, यूनिवर्स के स्केल पे किया जा रहा है कि ये इतना ज़्यादा परफेक्ट है, इससे हम क्रिएटर को डिराइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब साइंटिफिकली स्पीकिंग आप नहीं कह सकते कि साइंस का ऐसे लेना देना नहीं है, इसलिए कि साइंस से ही तो लेना देना है। इवोल्यूशन के अंदर आपके मेटाफिजिकल क्लेम्स ही हैं जो आपने साइंस से अपनी मर्जी के मुताबिक डिराइव किए हुए हैं। लेकिन उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिसमें से, अब मैं क्या कहूँ, आई डोंट मीन टू बी पर्सनल विद हिम, लेकिन गुफ्तगू का रुख ही मोड़ दिया कि बंदे के जहन में क्रिएटर वाली बात जाए ना, वो हो कि हाँ यार देखो बच्चा बीमार पैदा हुआ था, फिर खुदा तो नहीं हो सकता, वो जंगे हो गई, खुदा तो नहीं हो सकता। सो ये सवाल डिज़र्व करता है कि इसको अच्छे तरीके से जवाब दिया जाए। परवेज़ हुदबोए साहब की सहूलत के लिए भी और आवाम की सहूलत के लिए भी मैं 10 एग्ज़ाम्पल्स कायनात की परफेक्शन की देने लगा हूँ, जिसके बाद कोई आदमी ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये महज़ हादसाती है। और जो तसव्वुर करता है वो ख़ुद को फिर रैशनलिस्ट उसको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो उसके बाद वो स्टुपिडिटी की डोमेन में चला जाएगा। चलते हैं पहली एग्ज़ाम्पल की तरफ। जो इनिशियल कंडीशनिंग है यूनिवर्स की, ये बुनियादी तौर पे जो लाइफ को परमिट करने के लिए इनिशियल कंडीशन, जिसका ताल्लुक एंट्रोपी से भी है और इसका ताल्लुक जो इनिशियल मैस और एनर्जी है, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे भी इसका ताल्लुक है। रोजर पेनरोज, उन्होंने इसकी कैलकुलेशन हमें बताई है, एंड देयर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 in 10 to the power of 10 to the power of 123। ये जो इसमें 1 to the 10 to the 10 to the 123, ये मैथमेटिकल नोटेशन है। मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ एक्सप्लेन करूँ ताकि ये और जो आगे मैं एग्जांपल्स देने लगा हूँ वो लोगों के लिए आसान हो जाएं, कि इस तरह की नोटेशन उस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब कोई नंबर बहुत बड़ा होता है या बहुत छोटा होता है, डिपेंडिंग उनके प्लस माइनस में जा रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर जब हम कहते हैं कि 10 to the power of 10, तो इसका मतलब ये है कि आप 1 लिखें और उसके आगे आप फिर 10 दफ़ा 0 लिखें। अगर आप कहते हैं 10 to the power of 4, तो इसका मतलब है कि आप 1 लिखें, उसके बाद आप 4 दफ़ा के आगे 0 लिखें। लेकिन इन दिस केस हम ये कह रहे हैं कि 10 to the power of 10 टू द पावर ऑफ 10 टू द पावर 123, यानी कि ये एस्ट्रोनॉमिकली बड़ा नंबर है। इतना बड़ा नंबर है कि जो ऑब्जर्व यूनिवर्स है उसके सारे एटम्स भी अगर इकट्ठे कर लें तो ये नंबर उनसे भी ज़्यादा बड़ा है। एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव चांस इनिशियली कि मैस और एनर्जी की ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन हो और जो इनिशियल एंट्रोपी है वो इस तरह की हो कि जो ज़िंदगी है वो कायनात के किसी हिस्से में अकोमोडेट किया जा सके। लेट्स मूव ऑन। देन वी हैव द कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, आइंस्टाइन। नाउ कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, बुनियादी तौर पे जो एनर्जी है उसकी जो डेंसिटी है, मिसाल के तौर पे एम्प्टी स्पेस के अंदर, वो बड़ी प्रिसाइसली बैलेंस्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो फिर जो सितारे हैं, जो गैलेक्सीज़ हैं, उनकी फॉर्मेशन नहीं हो सकेगी। इसकी भी कोई इसकी इक्वेशन है, श्योर ये भी है, एंड दैट इज़ 1 in 10 to the power of 120। इतनी ज़्यादा इसकी फाइन ट्यूनिंग की जो वैल्यू है, जो हमें चाहिए,
सो दैट हमारे सितारे, हमारी गैलेक्सीज ये फॉर्म हो सकें. दिस इज़ हाउ फाइनली ट्यून्ड इट मस्ट बी. लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है. इसके बाद हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है. ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि कायनात के जो गैलेक्सीज़ हैं, सितारे हैं, उनको इकट्ठा रखती है. ना इसकी स्ट्रेंथ अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हर चीज़ अंदर कोलैप्स हो सकती है. अगर इसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखर सकती हैं. और इसको भी फाइनली ट्यून होना चाहिए. एंड उसकी इक्वेशन है अप्रॉक्सीमेटली 1 × 10⁻⁴. ये से अगर थोड़ी सी हिल जाती है, ये यूनिवर्स जैसा इसको हम जानते हैं, ये बाकी नहीं रहेगा. तो इमेजिन कि इसके अंदर कितनी फाइन ट्यूनिंग है. लेकिन जैसा कि मैं कहे जा रहा हूँ कि बात यहाँ ख़त्म नहीं होती. सो लेट मी से इट वंस मोर कि बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. नाउ कायनात के बाकी प्रोसेस और चीज़ों की तरह ये भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि इसका एक बड़ा पर्टिकुलर फंक्शन है, और वो ये है कि ये केमिकल बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है. इसमें से छोटी सी भी अगर वेरिएशन आ जाए ना, तो जो स्टेबल केमिस्ट्री है, ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी स्टेबल केमिस्ट्री है, वो डिसरप्ट हो जाएगी. अब इसको कितना फाइनली ट्यून होना चाहिए, इसकी भी इक्वेशन है, एंड दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 × 10⁻⁷. कैन यू इमेजिन दैट कि इसमें थोड़ा सा भी अगर तगय्युर आ जाता है तो जो स्टेबल केमिस्ट्री है दैट विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है. लिटरली जैसे कि एक मैसिव इंजन का नाम है यूनिवर्स, जिसके एक एक पुर्जे को इस तरह से बनाया गया है कि हर पुर्जा अपना भी काम कर रहा है और ओवरऑल परफॉर्मेंस भी दे रहा है. फिर उसके बाद हमारे पास है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. ये वो फोर्स है जो एटॉमिक न्यूक्लियाई को आपस में बॉन्ड करती है, और इसको भी प्रिसाइसली बैलेंस होना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन जो है प्रोटॉन्स के दरमियान, ये उसको फाइनली बैलेंस करती है. एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. नाउ ये कितनी फाइनली ट्यून होनी चाहिए, ये अप्रॉक्सीमेटली विद इन 2%, जो कि आज इस वक्त हमारे पास जो करंट डेटा है दैट टेल्स अस. और ये जितना भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको इन सब के रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे. किसी को भी अगर कोई ऐसी शक है कि शायद ये बातें हवा में हैं, बाय ऑल मींस यू कैन डू योर स्टडी एंड यू कैन सी इट. सो फार सो गुड. लेकिन जैसे मैं कहता चला रहा हूँ कि बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है. वाकई नहीं होती है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास है वीक न्यूक्लियर फोर्स. वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसका भी एक बड़ा पर्टिकुलर फंक्शन है, क्योंकि ये डिटर्मन करती है जो कि हाइड्रोजन है मिसाल के तौर पे, और जो हीलियम है, जो अर्ली यूनिवर्स था उसकी प्रोडक्शन को. उसे क्या होता है कि हमारे जो अन्नासर हैं कायनात के अंदर, उनकी फॉर्मेशन का बरह रास्त इसके साथ ताल्लुक है. इसको भी बड़ा फाइनली ट्यून होना चाहिए. एंड गैस व्हाट ये कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली विद इन 2 to 3%. दिस इज़ हाउ प्रिसाइज इट इज़. अब अगर ये भी इस परसेंटेज की रेंज से बाहर चली जाती है, तो अगेन द यूनिवर्स जिस तरह से इसको हम जानते हैं एज वी नो इट, इसने एग्जिस्ट नहीं करना था. तो इमेजिन हाउ ऑल द पार्ट्स आर वर्किंग टुगेदर. फिर उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं. उनका भी आपस में एक रेशो है, जिनके जो अनासर हैं इस तरह के, वो एक दूसरे को कट ऑफ करते हैं, दैट क्रिएट्स अ बैलेंस. तो मिसाल के तौर पे हमारे पास एक रेशो है जो गवर्न करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को. उसके अंदर एक छोटी सी डिविएशन फॉर्मेशन आ जाती है, तो फिर जो हमारे जो स्टेबल एटम्स हैं उनकी फॉर्मेशन वो डिस्टर्ब होती है. अब इसको कितना फाइन ट्यून होना चाहिए, और ये कितनी है, दैट इज़ 1 × 10⁻⁷. ये इतनी ज़्यादा फाइन ट्यून्ड है. इमेजिन दैट कि हम जो बात करें अपने स्टेबल एटम्स की, अगर उसके पीछे जो एक इंजन काम कर रहा है, जो फाइन ट्यूनिंग उस इंजन की है, अगर वो अपनी जगह से थोड़ी सी भी आउट ऑफ बैलेंस होती है, अगेन द लाइफ, द एटम्स, द यूनिवर्स, हर चीज़ उससे डिस्टर्ब होती है. बट देन वी ऑल्सो हैव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टू ग्रेविटेशनल फोर्स. इसका भी एक बैलेंस होना चाहिए, इसकी एक रेशो होनी चाहिए फॉर यूनिवर्स टू वर्क. नाउ ये जो रेशो है, ये इन्फ्लुएंस करता है जो सितारों की फॉर्मेशन है, और जो एनर्जी जनरेशन है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, जो उसके ज़रिए वजूद में आती है. नाउ अगेन दिस हैज़ टू बी वेरी प्रिसाइज. पता है कितना, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁴. इतनी ज़्यादा ये फाइनली ट्यून्ड है, 10⁻�36. कैन यू इमेजिन दैट कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि एक इंजन है, और उस इंजन को इतना फाइनली ट्यून किया गया कि हर पुर्जा उसके साथ बिल्कुल ठीक काम कर रहा है. आपके ख्याल में बात यहाँ पे ख़त्म हो गई है? ना, यू आर रॉन्ग. देयर इज़ एंट्रोपी, जिसकी मैं एग्जांपल पहले दे चुका हूँ. इसको आप बोनस समझे, वैसे मैं 10 की बात करनी थी, बट मैं इसको अलहदा से बयान करना चाहता हूँ. अगेन रॉजर पेनरोज की जब यूनिवर्स जब स्टार्ट हुआ है, इट वाज हाईली ऑर्डर्ड, विच मीन्स कि देयर वाज लो एंट्रोपी, जो कि सितारों की फॉर्मेशन के लिए, गैलेक्सीज की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल थी. Is there an equation for that? Yeah, because Roger Penrose is there. So yeah, there is an equation for that. That is 1 to the power of 10 to the power 123. This is the precision we are looking for.
और इस प्रिसीजन के बगैर कायनात का कोई निज़ाम नहीं चलता है, और ये प्रिसीजन पाई जाती है। यानी जिस एंगल से भी देखें, इट जस्ट गेट्स मोर एंड मोर ऑब्वियस कि ये सारे का सारा महज हादसा नहीं हो सकता है। बट दैट ऑब्वियसली इज़ जस्ट वन थिंग। और बात यहाँ क्या ख़त्म हो गई है? नहीं, फिनोमोलॉजिकली हमारा जो यूनिवर्स है वो फ्लैट है, यानी कि फिनोमोलॉजी के एतबार से देखें तो ये फ्लैट है एंड हैज़ अ वेरी पर्टिकुलर पर्पस। जो डेंसिटी है यूनिवर्स की, ये फाइनली ट्यून होनी चाहिए इसकी जो जो जियोमेट्री है उसको फ्लैट रखने के लिए, क्योंकि उससे फिर सितारे, फिर गैलेक्सीज, उन सब की फॉर्मेशन मुमकिन होती है। आई मीन व्हाट आर द ऑड्स? दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 1 in 10 to the power ऑफ 60। ये जब भी मैं कहता हूँ ना टू द पावर ऑफ 60, तो याद रखते रहिएगा कि मैं जो नंबर आखिर में कह रहा हूँ उतने ज़ीरो लगाने हैं। सो यू हैव 1 to the power 10 to the power of 60, सो एक लिखे आगे आपने 60 दफ़ा ज़ीरो लिखना है, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। आई जस्ट डोंट नो कि कितना ज़्यादा और एक्सप्लेन किया जा सकता है। एनीवे, आगे हमारे पास ट्रिपल अल्फ़ा प्रोसेस है, जो कार्बन और ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन है सितारों से, उसका इससे ताल्लुक़ है कि जो सितारे हैं वो बुनियादी तौर पे कार्बन को प्रोड्यूस करते हैं एंड बिट ऑफ ऑक्सीजन एज वेल। उनकी जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसके बाद ना जो प्रोसेस है वो इंतहाई फाइनली ट्यून्ड है, इंतहाई फाइनली ट्यून्ड है। कितना फाइनली ट्यून्ड है? वो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 in 10 to the power of 15. Multiple processes, and there are 3 different layers to it, and finally we get carbon 12. Imagine that. There has to work like this. इस मशीन में आप थोड़ी सी भी छेड़खानी कर दें, then forget it. By the way, हमारा जो जिस्म है it's made of carbon. So imagine कि वो उसकी, अगर आप कहें ना कि वो इंसान मिट्टी से बना हुआ है, खैर वो बहस और चली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कुछ कंट्रोवर्शियल एरियाज़ हैं, मैं उनको साइड पे छोड़ रहा हूँ। सो थिंग्स लाइक डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, आई एम नॉट एंटायरली श्योर कि वो मैथमेटिकली हम उनको एग्जैक्टली हम चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, लेकिन उनकी भी यानी मैथमेटिकली मेंशन कर सकते हैं, लेकिन उसकी मैथमेटिकल पीछे जो अपरेटस है वो इस तरह से क्रिएट किया गया है कि इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक वी नीडेड समवेयर बिटवीन 94 and 96% ऑफ डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, एंड आवर इक्वेशंस दे वर skewed टू अचीव दैट रिजल्ट। वो कंट्रोवर्शियल है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन जो एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हैं ये सारी की सारी ऐसी हैं कि जिनको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। राइट? फिर हमारे पास एक्सपेंशन रेट है यूनिवर्स का, मिसाल के तौर पे, हाउ अबाउट दैट? अब जो हमारा जो इस वक्त एक्सपेंशन रेट है, अगेन इसके अंदर इनएफेबल चीज़ें आ जाती हैं, जैसे डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है। उसको मैं उसकी इक्वेशंस में तो मैं नहीं जाता, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ ये उसकी इक्वेशंस हैं। फॉर एग्जांपल दैट इज़ 1 in 10 to the power of 55, बट अगेन बिकॉज वो इनएफेबल चीज़ें हैं, और इनएफेबल उन चीज़ों को कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं टू एक्सप्लेन, इसलिए मैं डार्क मैटर, डार्क एनर्जी को छोड़ते हुए फिर भी मैंने आपके सामने न्यूमरस एग्जांपल्स रखी हैं कि ये यूनिवर्स कितना ज़्यादा फाइन ट्यून्ड है। कोई भी आदमी जो फिज़िक्स के मैदान का है उसके लिए बातें समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए। दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन इसके बावजूद आई डोंट नो कि परवेज़ हुद भाई साहब को क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्होंने एक इतने ब्रिलियंटली पुट टुगेदर क्वेश्चन के जवाब में सिर्फ ये कह दिया गज़ा में लड़ाई हो रही है तो इसलिए ये परफेक्ट नहीं है, या एक बच्चा ऐसा पैदा हो जाता है इसलिए ये परफेक्ट नहीं है। हम एक यूनिवर्स के स्केल की बात कर रहे हैं, उसकी एक छोटी सी गैलेक्सी, उस छोटी सी गैलेक्सी के अंदर एक छोटा सा सियारा हमारा जिसमें हम रह रहे हैं, उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं जो आपके नज़दीक ठीक नहीं है। देयरफॉर जो उनका चीफ आर्गूमेंट उनका जो था दैट वाज अबाउट द क्रिएटर, आपने उसको नलीफाई करने की कोशिश की, और बाद में भले आप मान भी गए कि हाँ नहीं ठीक है मुझे इससे एक मसला नहीं है, लेकिन जो इबाम जहन में आपने डालना था वो तो डल गया। सो फॉर दैट रीज़न वी से कि परवेज़ हुद भाई साहब, आप जब बात करते हैं इस्लाम के निज़ाम पे और कह रहे होते हैं कि ये फ्रॉड है इसकी इकोनॉमिक सिस्टम, बाय दैट आपका मतलब ये है कि जो ये दावा किया जाता है ये फ्रॉड है, और बातें करते रहते हैं कि हाँ भाई सबका चल रहा है, भाई आपका भी चल रहा है। आप ये सारी बातें करते रहें, किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन फ़िज़िक्स आपकी फ़ील्ड है। अगर फ़िज़िक्स के मामले में भी आप इतने ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन जो कि ब्रिलियंट क्वेश्चन है, क्योंकि वो सिंपल है, कॉम्प्रिहेंसिव है, समझ आती है, उसके जवाब में आप टोटल एक गलत डायरेक्शन में निकल जाएं और आप ये इक्वेशंस ना बताएं, आप ये ना बताएं कि कायनात कितनी ज़्यादा फाइनली ट्यून्ड है, तो इसका मतलब ये है कि अगेन मैं आपकी नीयत पे शक नहीं कर सकता, इसलिए कि आई डोंट हैव एक्सेस टू योर नीयत, लेकिन आपका जो कंडक्ट है ये बहुत ड्यूबियस है, बहुत ज़्यादा ड्यूबियस है। तो ये वो फैक्ट्स हैं जो सामने लाना ज़रूरी थे। वैसे मैं ये कहूँगा सबसे कि ब्लैक होल पे जो आखिरी प्रोग्राम हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं कि कोई इंसान कैसे अपनी डेप्थ से बाहर आता है और किस तरह से आए बाएँ शेयर करता है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो ज़रूर देखें। उसमें और भी उन्होंने इतना कंटेंट ऐसा दिया हुआ है
इस्लामी फ़िलासफ़ी के हवाले से या फ़िलासफ़र्स के हवाले से, नंबर ऑफ़ थिंग्स जिस पे मैं कंटेंट बनाता रहूँगा, बिकॉज़ इनफ इज़ इनफ। जब आप अपनी फ़ील्ड से निकल कर बातें करेंगे इस्लाम के सिस्टम्स के ऊपर, तो फिर वी वुड लाइक टू चेक कि आपको खुद कितनी ज़्यादा साइंस आती है। सो फार जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं वो आपके हक़ में नहीं है। थैंक यू।